नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थर्ड जो है ब्रिटिश पॉलिसी से। ब्रिटिश पॉलिसी में जो है हम लोग डिवाइड करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में, पॉलिटिकल पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी, तीन पॉलिसी में बांट कर जो है पूरी ब्रिटिश पॉलिसी को हम लोग देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में जो है क्या क्या आता है, सिविल, आर्मी, पुलिस और जुडिशियल, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में आया। और जो भी पॉलिटिकल पॉलिसी में क्या क्या आएंगी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब क्या था, ब्रिटिश का पॉलिटिकल पॉलिसीज थी। इकोनॉमिक पॉलिसी में जो जमींदारी, रोटवारी और महलवारी जो सिस्टम था टैक्स का, ये सब जो है इकोनॉमिक पॉलिसी में आया। तो हम लोग जो है लाइन से देखेंगे। और एक है सोशियो रिलीजियस पॉलिसी। सोशियो रिलीजियस पॉलिसी में जो है सती एक्ट, विडो एक्ट, ये सब जो है सोशियो रिलीजियस पॉलिसी ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया। तो पहला हम लोग देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइज करना ट्रेड प्रॉफिट को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट तक लेकर जाना और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइज करना था ट्रेड प्रॉफिट को और मेंटेन करना था लॉ एंड ऑर्डर को। जिसमें से पहला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का हम लोग देते हैं सिविल में। तो सिविल ये वर्ड जो है पहली बार यूज किया गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ताकि वो जो है सेपरेट कर सके सिविल ऑफिसर्स को मिलिट्री ऑफिसर से, सिविल ऑफिसर्स को मिलिट्री ऑफिसर से अलग करने के लिए जो है सिविल पॉलिसी लागू किया गया। ठीक है, इसमें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ लेता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन थे, कॉर्नवालिस। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और ये 1786 से लेकर 1793 तक कॉर्नवालिस रहे थे, इनका कार्यकाल था। और इन्होंने बैन किया था प्राइवेट ट्रेड को, कॉर्नवालिस जो है बैन किया था प्राइवेट ट्रेड को और इंक्रीज किया था सैलरी। ठीक है, टू स्टॉप द करप्शन, सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया था ताकि जो है करप्शन रोका जा सके। जो करप्शन जो है ब्रिटिशर्स करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में आकर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आकर जो भी करप्शन होता था उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, सैलरी को ही जो है इंक्रीज कर दिया गया। इन्होंने प्रमोट किया सिविल सर्वेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, सीनियरिटी के बेस पर जो है सिविल सर्वेंट्स का क्या होता था, प्रमोशन मिलता था। नेक्स्ट है 1800 में क्या किया गया, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया ताकि वहाँ पर जो है हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को जो है क्या किया जा सके, पढ़ाया जा सके। ठीक है, जिसका प्रिंसिपल जो है किसको बनाया गया, जॉन गिलक्रिस्ट को जो है प्रिंसिपल बनाया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है प्रिंसिपल किसको बनाया गया था, जॉन गिलक्रिस्ट को जो है प्रिंसिपल बनाया गया था। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है किसके टाइम में इस्टेब्लिश किया गया था, वेलेजली के टाइम में। वेलेजली गवर्नर जनरल था, उसी के टाइम में जो है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है स्थापना किया गया था। और इसके प्रिंसिपल कौन थे फोर्ट विलियम के, जॉन गिलक्रिस्ट थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में जो है चार्टर एक्ट देखते हैं 1833 का। तो चार्टर एक्ट जो है 1833 ये भी सिविल रिफॉर्म लेकर आता है, जो कि जो आर्टिकल 15 है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है वहाँ भी मेंशन था चार्टर एक्ट में क्या, कि जो आर्टिकल 15 है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस चीज़ को जो है आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया था। और ये यहीं से लेकर आया गया है, आर्टिकल 15 जो है यहीं से उठाया गया है चार्टर एक्ट 1833 से ही। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में ये बताता है कि एनी इंडियन रिसाइडिंग इन ब्रिटिश इंडिया कुड नॉट बी डिप्राइव फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कलर, कास्ट, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन सभी चीज़ पे जो है क्या नहीं किया जा सकता है, ब्रिटिश इंडिया में अगर कोई भी जो है रिसाइड कर रहा है उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है किसी भी पोस्ट पे। अगर कंपनी के पोस्ट पे अगर वो कार्यरत है तो उसको जो है रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, बर्थ ऑफ प्लेस के बेसिस पे जो है उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 जो है आता है। तो ये चार्टर एक्ट में क्या था, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो है सिविल सर्वेंट का होने लगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज। एंड 1855 में जो है पहला सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है हुआ कहाँ पर, लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में जो है पहली बार फर्स्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है 1855 में कंडक्ट किया गया। और ये मीडियम कौन सा था, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम जो है 1855 में इंग्लिश मीडियम जो है सिविल सर्विसेज का रखा गया था एग्जामिनेशन के लिए, और इसको कंडक्ट कराया गया लंदन में। पहला आईसीएस जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का ऑफिसर जो है इंडिया से कौन बने थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में 1863 में जो पहले इंडियन अगर पूछ ले कि कौन बने थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है बने थे पहले आईसीएस ऑफिसर। ठीक है, और 1873 में जो है 3 आईसीएस जो है ऑफिसर बने थे 1871 में इंडिया से। तो वो कौन कौन थे, एसएन बनर्जी थे, बिहारी लाल गुप्ता थे और रोमेश चंद्र दत्त थे। रोमेश सी दत्त जो है थे। ये 3 आईसीएस ऑफिसर जो है 1871 में बने थे। एसएन बनर्जी
बिहारी लाल गुप्ता और रोमेश सी दत्त। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें जो है आईसीएस एग्ज़ाम जो है अब कहाँ पर होगा, इंडिया और लंदन दोनों में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये चीज़ मेंशन किया गया कि जो आईसीएस एग्ज़ाम है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो अब इंडिया और लंदन दोनों जगह होगा। इंडिया में जो है कंडक्ट कराया गया कब से, 1922 में जो है 1922 में जो है इलाहाबाद में जो है इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया। 1922 में जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया कहाँ पर, इंडिया में जो है इलाहाबाद में जो है 1922 में जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया। और लंदन में तो एग्ज़ाम होता ही था, तो दो जगह जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसमें मॉन्टेग्यू क्या था, सेक्रेटरी था, और चेम्सफोर्ड जो है गवर्नर जनरल था। इन दोनों को मिलाकर जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसमें कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि स्टेट सिविल सर्विसेज जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। ये कमीशन जो है सिविल कमीशन जो है फॉर्म किया गया था फॉर सिविल सर्वेंट जो भी सिविल सर्वेंट्स है उनके लिए जो है ये कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन में क्या था, तो ये कमीशन जो है एटचियन कमीशन के ऊपर जो है बेस्ड था, ठीक है, जो कि 1886 में आया था। 1886 में जो है कौन आया था, एटचिसन कमीशन जो है आया था। और दूसरा जो है कौन था, इस्लिंगटन कमीशन 1912 में आया था। एटचिसन कमीशन जो है डफरिन के टाइम में आया था, जो कि गवर्नर जनरल था, ठीक है। गवर्नर जनरल कब से कब तक था डफरिन, 1884 से लेकर 1888 तक। और डफरिन के टाइम में ही जो है जो है इंडियन कांग्रेस का जो है स्थापना किया गया था। आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना डफरिन के टाइम में ही किया गया था 1885 में। एग्जामिनेशन जो है क्या हुआ, ये जो है कहाँ पर होगा, इसके एटचिसन कमीशन के हिसाब से, तो एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड इन ब्रिटेन ओनली। इसमें जो है एटचिसन कमीशन बोला था कि एग्जामिनेशन सिर्फ जो है ब्रिटेन में ही हो, जो आईसीएस का एग्जामिनेशन है कहाँ हो, ब्रिटेन में हो। लेकिन इस्लिंगटन कमीशन जो है, जो कि हार्डिन के टाइम में आया था, 1910 से लेकर 1916 तक हार्डिन रहा, तो इस्लिंगटन कमीशन कब आया था, 1912 में। और इस कमीशन में जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, किस चीज़ को, डैट कमीशन डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ साइमल्टेनियसली एग्जाम इन लंदन एंड इंडिया। जो साइमल्टेनियसली एग्जाम होता है लंदन और इंडिया में, दोनों जगह, उस चीज़ को जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट आता है ली कमीशन। ली कमीशन जो है नेक्स्ट है, जो कि आता है ली कमीशन जो है आया है 1924 में। 1924 में जो है ली कमीशन आता है, 1924 में जो है ली कमीशन आता है, जिसके गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से लेकर 1926 तक रहा लॉर्ड रीडिंग। इसने इस्टेब्लिश किया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसने इस्टेब्लिश किया था। ली कमीशन जो है बोला था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस्टेब्लिशमेंट हो किस चीज़ का, पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इसमें क्या हुआ कि जो आईसीए है 1919 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का, और ली कमीशन दोनों को मर्ज करके 1 अक्टूबर 1926 को जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है फॉर्म किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फॉर्म किया गया कब, 1 अक्टूबर 1926 को, जिसमें कि इरविन गवर्नर जनरल था उस टाइम में, ठीक है। जब इसको फॉर्म किया गया था 1926 में, तो उस टाइम में कौन था गवर्नर जनरल, इरविन जो है गवर्नर जनरल था 1926 से लेकर 31 तक। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फ्रेम किया गया 1 अक्टूबर 1926 को। और पहले चेयरमैन जो है किसको बनाया गया, सर रॉस बार्कर को जो है पहला चेयरमैन बनाया गया पब्लिक सर्विस कमीशन का। नेक्स्ट है जुडिशरी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जो है हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अब जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी में क्या क्या जो है बदलाव आए वो देखते हैं। जैसे कि वारेन हेस्टिंग जो है इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, बट विच वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय द कॉर्नवालिस इन 1793। लेकिन बाद में जो है इसमें और बदलाव लेकर आया गया कॉर्नवालिस के द्वारा 1973 में। पहला जो है अगर पूछ दे कि ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम किसने इस्टेब्लिश किया था, तो वारेन हेस्टिंग जो है पहली बार ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम जो है क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। लेकिन बाद में बदलाव जो है कॉर्नवालिस से लेकर आया 1793 में। जुडिशरी की जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो है सिविल कोर्ट और दूसरा पार्ट जो है क्रिमिनल कोर्ट। पहले पार्ट जुडिशरी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में। सिविल कोर्ट जो है इसमें प्रीव्यू काउंसिल होते थे, जैसे कि अभी का सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वैसे ही जो है प्रीव्यू काउंसिल होता था। ये सबसे जो है अपर कोर्ट था अपील का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जिसका जो है हेड कहाँ पर था, हेड जो है लंदन में था। और क्रिमिनल
कोड में देखें तो सदर निजामत जो है अदालत होता था, सबसे ऊपर जो है कौन होता था, सदर निजामत अदालत होता है, जिसके गवर्नर जनरल काउंसिल के जो गवर्नर जनरल के काउंसिल जो होते थे वो सदर निजामत अदालत में जो है आते थे। और इन सब में जो है कौन हेड होता था, ब्रिटिश ही जो है अपर, जितने भी अपर कोर्ट्स हैं, अपील हैं, उनमें जो है कौन होता था, ब्रिटिश जो है हेड होते थे। तो प्रीव्यू काउंसिल के नीचे जो है कौन था, सदर दीवानी अदालत जो है ये कहाँ पर होता था, इंडिया में। सदर दीवानी अदालत जो है कहाँ पर होता था, इंडिया में, लेकिन वही प्रीव्यू काउंसिल देखें तो कहाँ पर होता था, लंदन में। और सदर दीवानी को जो है हेड कौन करता था, गवर्नर जनरल काउंसिल के जो गवर्नर जनरल काउंसिल जो होता था वो जो है सदर दीवानी अदालत को जो है हेड करता था। और इसके हेड हमेशा कौन होते थे, ब्रिटिशर्स ही होते थे। उसके नीचे जो है प्रोविंशियल कोर्ट आता था। प्रोविंशियल कोर्ट जो है 4 जगह इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट जो है 4 जगह इस्टेब्लिश किया गया था। पहला जो है मुर्शिदाबाद में था, दूसरा पटना में था, तीसरा कोलकाता में, और चौथा जो है ढाका में था। इसके भी हेड कौन होते थे, ब्रिटिशर्स ही होते थे। प्रोविंशियल कोर्ट के जो है हेड कौन होता था, ब्रिटिशर्स होते थे। प्रोविंशियल कोर्ट के नीचे जो है कौन होता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था। इसके भी हेड जो है कौन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो है रजिस्ट्रार कोर्ट होता था, यहाँ पर भी जो है ब्रिटिश होते थे। और सबसे छोटा जो होता था मुंसिफ कोर्ट होता था, जिसके हेड जो है इंडियन को बनाया जाता था। मुंसिफ कोर्ट का जो है हेड कौन बनता था, इंडियन होते थे, जो कि लोवेस्ट कोर्ट था। सबसे लोवेस्ट कौन था, मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट के ऊपर रजिस्ट्रार कोर्ट, रजिस्ट्रार के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है प्रोविंशियल कोर्ट, जो कि 4 पार्ट में जो है प्रोविंशियल कोर्ट को डिवाइड किया गया है, मुर्शिदाबाद, पटना, कोलकाता और ढाका। प्रोविंशियल कोर्ट के ऊपर जो है सदर दीवानी अदालत होता था, जो कि इंडिया में था, और प्रीव्यू काउंसिल जो कि लंदन में था। ये सब जो है कोर्ट किसको देखता था, क्रिमिनल कोर्ट था। ये सब कोर्ट जो है किससे रिलेटेड था, क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड था। लेकिन सिविल कोर्ट से रिलेटेड था, सिविल कोर्ट से जो है ये सब रिलेटेड थे। क्रिमिनल कोर्ट से जो है सदर निजामत अदालत था, जिसका जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के जो है मेंबर क्या होते थे, हेड होते थे। उससे नीचे जो है सर्किट कोर्ट होता था। सदर निजामत का नीचे जो है कौन होता था, सर्किट कोर्ट। और उससे भी नीचे जो है कौन होता था, लोअर कोर्ट, जिसके कि हेड कौन होते थे, इंडियंस होते थे। सर्किट कोर्ट के जो है हेड ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो लोग अगर क्रिमिनल देखें तो क्रिमिनल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सदर निजामत अदालत, सर्किट कोर्ट और लोकल कोर्ट, 3 में जो है बांटा गया था। बाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, इन दोनों को जो है मर्ज करके हाई कोर्ट जो है बनाया गया 1965 में। 1965 में जो है क्या किया गया, हाई कोर्ट बनाया गया 1965 में। इनको हटाने के बाद, ठीक है, इन दोनों अदालत को हटाने के बाद जो है क्या बना, हाई कोर्ट फ्रेम किया गया। नेक्स्ट, पुलिस से रिलेटेड जो है क्या क्या रिफॉर्म आया, जैसे कि पूछ लेता है कि फाउंडर ऑफ पुलिस सिस्टम जो है इंडिया में कौन था, तो कॉर्नवालिस। फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज और पुलिस रिफॉर्म के बारे में पूछ ले तो कौन है, वो कॉर्नवालिस है। एम क्या था, मेंटेन करना था लॉ एंड ऑर्डर, जिसके चलते जो है पुलिस पॉलिसी जो है और पुलिस रिफॉर्म लेकर आया गया कॉर्नवालिस के द्वारा, ताकि जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया जा सके, ये इसका एम रहा। और टू रिलीव द जमींदार ऑफ दिस पॉलिसी फंक्शन, जो पुलिस फंक्शन, जो जमींदार होते थे वो पुलिस का फंक्शन जो है खुद करते थे, अपना लठैत रखते थे, ठीक है, जिसके चलते उनको जो है इस कार्य से जो है छुटकारा देने के लिए पुलिस सिस्टम जो है इंडिया में लाया गया। और ये किसके द्वारा लाया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस जो है इस्टेब्लिश करता है थाना, ठीक है, हर एक 400 माइल पे जो है थाना इस्टेब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। जो कि हेड किया जाता था थाना को किसके द्वारा, दरोगा के द्वारा। दरोगा जो है हेड होता था किसका, थाना का। एंड द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो होता था, क्रिएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट में जो है किसका पोस्ट क्रिएट किया गया, एसपी का जो है पोस्ट क्रिएट किया गया। पूरे थाने का जो है इंचार्ज एक डिस्ट्रिक्ट का कौन होता था, एसपी होता था। और एक थाने का इंचार्ज कौन होता था, तो वो हेड होता था दरोगा, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फ्रेजर कमीशन, फ्रेजर कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है पोस्ट सीआईडी का भी क्रिएट किया गया। तो सीआईडी का पोस्ट जो है किसके रिकमेंडेशन पे क्रिएट किया गया, तो फ्रेजर कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है क्रिएट किया गया। और ये करजन के टाइम में जो है सीआईडी का जो है पोस्ट क्रिएट किया गया था। करजन का टाइम कब था, 1899 से लेकर 1905 तक जो है करजन रहा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन पूछ ले कि सीआईडी का किसने किया था, तो फ्रेजर कमीशन ने किया था। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी का मेन एम क्या था, कॉन्क्योर द इंडियन पावर्स, जो इंडियन पावर्स है उस पर जो है अपना अधिकार बनाना, एंड प्रोटेक्ट करना ब्रिटिश एम्पायर को इन इंडिया फ्रॉम द
फॉरेन रिवाइवल जो होते थे उसे जो है ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करके रखना, एंड टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन द थ्रेट ऑफ इंटरनल रिवोल्ट। अगर इंटरनल रिवोल्ट भी होता है तो उससे भी जो है ब्रिटिश एम्पायर को बचा के रखने का काम जो है किसका होता था, आर्मी का होता था। एंड एक्सटेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रिटिश इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में जो है ब्रिटिश एम्पायर को जो है पूरी तरह से फैलाना, प्रोटेक्ट करना, एक्सटेंड करना चारों तरफ एशिया और अफ्रीका में। ये जो है मेन एम था किसका, आर्मी का, जिसके चलते जो है आर्मी ये लोग इस्टेब्लिश करके रखे थे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पॉलिसीज। अब जो है हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बाद पॉलिटिकल पॉलिसीज में जो है सब्सिडरी अलायंस लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और सब्सिडरी अलायंस जो है किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली जो है सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है क्या होता था, दिस पॉलिसी वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इंडियन कंपनी टू इंक्रीज इट्स कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स, बट इट डेवलप फुली ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, बट द क्रेडिट गोज टू द फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। कहने का मतलब क्या है कि जो सब्सिडरी अलायंस है ये जो है ब्रिटिश के पावर को जो है कंट्रोल करने के लिए, इंडिया में इंडियन स्टेट को जो है कंट्रोल करने के लिए सब्सिडरी अलायंस लाया गया। और ये जो है पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स था, उसके द्वारा जो है सब्सिडरी अलायंस पहली बार यूज़ किया गया था। उसी से जो है इंस्पायर होकर ब्रिटिश जो है सब्सिडरी अलायंस सबसे ज़्यादा यूज़ किया, और इसको यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। इसके अंतर्गत क्या होता था सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत, कि जो भी स्टेट होता था, राजा होता था, उसको जो है सब्सिडरी अलायंस के तहत साइन कर लिया जाता था, और वो किसी से जो है हेल्प नहीं ले सकता था, सिर्फ जो है ब्रिटिश से जो है हेल्प ले सकता था। फीचर्स देखते हैं सब्सिडी अलायंस का क्या था, तो कंपनी जो है रेंट करता था अपना आर्मी इंडियन स्टेट में कैश के बदले, कैश वो लोग जो है क्या करते थे, राजा से लेते थे और अपनी ही आर्मी को जो है क्या करते थे, इंडियन स्टेट में रिक्रूट कर देते थे। रेंट पे जो है राजा को जो है अपना आर्मी देते थे और बोलते थे उनको आर्मी नहीं रखना है। एंड द कंपनी वुड प्रोटेक्ट सच स्टेट फ्रॉम एनी आउटसाइड अटैक, और बाहर के जितने भी अटैक होंगे उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश जो है क्या करेंगे कि प्रोटेक्ट करेंगे। ब्रिटिश रेसिडेंट्स जो है वुड बी अपॉइंटेड, ब्रिटिश रेसिडेंट जो है अपॉइंट किए जाएंगे उस स्टेट में, ठीक है, ब्रिटिश रेसिडेंट जो है क्या किए जाएंगे उस स्टेट में अपॉइंट किए जाएंगे जो स्टेट जो है सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट किया है। और क्या था, इंडियन स्टेट कुड नॉट एम्प्लॉय एक्सेप्ट ब्रिटिश को छोड़कर जो है इंडियन स्टेट किसी यूरोपियन को जो है क्या नहीं करेंगे, एम्प्लॉय नहीं करेंगे अपने स्टेट में, और कोई भी दूसरा एनिमी को जो है कंपनी के का जो भी एनिमी होगा उसको जो है अपने स्टेट में जो है वो लोग क्या नहीं करेंगे, एम्प्लॉय नहीं करेंगे, ठीक है, अपने किंगडम में उसको जो है नहीं रखेंगे। फॉरेन रिलेशन जो है किसी भी स्टेट का बिना कंपनी से सलाह तय किए हुए, डिक्टेट किए हुए जो है फॉरेन रिलेशन दूसरे स्टेट से नहीं रखना है। फॉरेन रिलेशन ऑफ सच स्टेट वुड बी डिक्टेटेड बाई कंपनी जो है तय करता था कि फॉरेन रिलेशन जो है किसी कंट्री के साथ उस स्टेट का होगा कि नहीं होगा, वो जो है डिसाइड कौन करता था, कंपनी करता था। एंड कंपनी वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ सच स्टेट, और कंपनी जो है किसी भी जो सब्सिडी अलायंस साइन कर लिए हैं उनके इंटरनल मैटर में जो है ये लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो सब्सिडी अलायंस जो है स्टेट के साथ जो जिसके साथ हुआ वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला सब्सिडी अलायंस पूछ लेता है कि सबसे पहले जो है सब्सिडी अलायंस साइन करने वाला कौन सा स्टेट था, हैदराबाद जो है 1798 में जो है सबसे पहले सब्सिडी अलायंस साइन किया था। हैदराबाद के बाद मैसूर और तंजावुर, तो HMT जो होता है, ठीक है, तो ये HMT से हम लोग याद कर सकते हैं। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर जो है क्या किया था, सब्सिडी अलायंस पहले एक्सेप्ट करने वाले थे, ठीक है। उसके बाद 1801 में जो है 1801 में अवध किया। उसके बाद 1802 में जो है पेशवा ने जो था वो जो है एक्सेप्ट किए। 1803 में जो है भोसले, और 1803 से लेकर 4 में जो है सिंधिया जो है एक्सेप्ट किए सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पॉलिसी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया था। अंडर दिस डॉक्ट्राइन व्हेन द रूलर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट मीन्स दोज हु हैव साइन द सब्सिडरी अलायंस, जो सब्सिडरी अलायंस साइन किए हैं तो उसके रूलर, और ठीक है प्रोटेक्टेड स्टेट के रूलर जो है अगर क्या होते हैं, मर जाते हैं किसी नेचुरल सक्सेसर के बगैर, तो वो स्टेट जो है किसके द्वारा एनेक्स कर लिया जाता था, ब्रिटिश के द्वारा जो है एनेक्स कर लिया जाता था। अगर कोई सक्सेसर नहीं है
किसी रूलर का, किसी स्टेट के रूलर का जो है सक्सेसर नहीं है, तो उसको एनेक्स कौन कर लेता था, ब्रिटिश जो है क्या कर लेते थे, एनेक्स कर लेते थे। इन शॉर्ट दिस पॉलिसी रिजेक्ट द पॉलिसी ऑफ एडॉप्टेड सन। इसका मतलब क्या है कि अगर एडॉप्टेड सन है तो उस पॉलिसी को भी जो है ये पॉलिसी इनकार कर देता है, रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट एडॉप्टेड सन को जो है ये पॉलिसी नहीं मानता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है नहीं मानता था, किसको, एडॉप्टेड सन को। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो स्टेट के साथ किए गए, पहला स्टेट कौन था, सतारा। सतारा के साथ जो है पहली बार डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन किया गया। तो पहला स्टेट जिसके साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन किया गया वो था सतारा। सतारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र के एरिया में, जो कि 1848 में जो है सतारा के साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन किया गया। 1849 में 1849 में जो है जैतापुर में, जो कि बुंदेलखंड का एरिया है। 1849 में संबलपुर जो कि उड़ीसा का एरिया है, उसके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ। 1850 में भगत के साथ जो कि हिमाचल प्रदेश का एरिया है। 1852 में उदयपुर के साथ जो कि मध्य प्रदेश का एरिया है। 1853 में झांसी के साथ जो कि यूपी का एरिया है। और 1854 में नागपुर के साथ जो कि महाराष्ट्र का एरिया है। ये सब स्टेट के साथ जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स साइन किया गया। सबसे पहले जो है सतारा के साथ साइन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके साथ साइन किया गया था, सतारा के साथ। और अवध जो है एक ऐसा स्टेट था जिसको कि एनेक्स किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बैड गवर्नेंस। ठीक है, बैड गवर्नेंस के बेसिस पे जो है एनेक्सेशन किसका किया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अवध को। 1856 में जो है अवध को किस बेसिस पे एनेक्स किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ बैड गवर्नेंस। 1856 में जो है अवध को मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के तहत जो है क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था। ठीक है, इसमें रिपोर्ट जो है सबमिट किया गया था किसके द्वारा, ऑट्रैम के द्वारा। ऑट्रैम जो है जो कि ब्रिटिश रेसिडेंट था अवध में, उसने रिपोर्ट दिया कि जो अवध है वहाँ पे जो है मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस हो रहा है। और अवध में कौन था रूलर उस टाइम में, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है रूलर था और उसके खिलाफ जो है ऑट्रम क्या लगा देता है, मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का जो है उसके ऊपर चार्ज लगा देता है, जिसके चलते ब्रिटिश जो है उसको एनेक्स कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी ये तीसरा पॉलिसी है ब्रिटिश का, जिसमें कि ब्रिटिश जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जमींदारी, रोटवारी और महलवारी में। जमींदारी, रोटवारी और महलवारी में जो है ब्रिटिश क्या किए थे, इकोनॉमिक पॉलिसी को डिवाइड किए थे, जिसमें कि जमींदारी जो है कलेक्ट होता था। ठीक है, किसके द्वारा, जमींदार के द्वारा। जमींदारी टैक्स जो है किसके द्वारा कलेक्ट होता था, जमींदार के द्वारा, जो कि इंडियन होते थे। और महलवारी जो है किसके द्वारा, महलवारी टैक्स जो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, महल के द्वारा। जो महल होते थे वो ये भी इंडियन होते थे, इनके द्वारा जो है कलेक्ट किया जाता था महलवारी टैक्स। यही रोटवारी टैक्स जो है किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, रॉयट के द्वारा। और रॉयट कौन होते थे, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश जो है रॉयट्स होते थे, इनके द्वारा जो है रोटवारी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जो भी जमींदारी और महलवारी टैक्स था ये पीजेंट्स से जो है क्या किया जाता था, लिया जाता था। और पीजेंट्स से जो है जमींदारी और महलवारी लिया जाता था। रोटवारी टैक्स में क्या है कि ये जो है अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश के रॉयट्स जो है वो कलेक्ट करते थे, जिसमें कि कितना होता था परसेंट, 55% टू 80% जो है ये लोग कलेक्ट कर लेते थे रोटवारी सिस्टम के तहत। जमींदारी रोटवारी का परसेंटेज देखते हैं तो रोटवारी जो है 51% जो है लगभग कलेक्ट करते थे, 51%। और महलवारी जो है 30% कलेक्ट किया जाता था। और वही जमींदारी जो है 19% कलेक्ट किया जाता था। ये जो है नहीं, इतना परसेंट नहीं किया जाता था। ये लैंड एक्विजिशन था जिसपे कि 51% जो है 51% लैंड पर जो है रोटवारी टैक्स कलेक्ट होता था। 30% लैंड पर जो है महलवारी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जमींदारी जो है 19% लैंड पर जो है जमींदारी कलेक्ट किया जाता था। जमींदारी को जो है परमानेंट सेटलमेंट, बिस्वेदारी और इस्तेमरारी के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारी जो है उसको परमानेंट सेटलमेंट, बिस्वेदारी और इस्तेमरारी के नाम से जाना जाता है। और इसको इम्पोज किया गया था कितने परसेंट लैंड पे, 19% लैंड पे जो है जमींदारी को इम्पोज किया गया था। ये कब आया था, 1790 में। और इसको लेकर आने वाला कौन था, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के टाइम में जो है 1790 में जमींदारी टैक्स जो है आया था। और इसको फिक्स किया गया था कितने साल के लिए, फॉर 10 ईयर इन 1793
बाय द कॉर्नवालिस डैट वाई इट इज़ कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। 10 साल के लिए जो है फिक्स किया गया था, इसलिए इसको जो है परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये किया गया था किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू जो है डिवाइड किया जाता था 2 पार्ट्स में। कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था? 2 पार्ट्स में। 1/11 जो है जमींदार को दिया जाता था और 10/11 पार्ट जो है ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उसमें से 11 में से 1 जो है हिस्सा जमींदार को जाता था और 10 हिस्सा जो है 11 में से 10 हिस्सा जो है ब्रिटिश के पास जाता था। किस किस एरिया पर जो है परमानेंट सेटलमेंट लगा? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू किया गया। जमींदारी सिस्टम जो है सबसे पूछ लेता है कि सबसे पहले जो है किन किन स्टेट पे जो है लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे जो है जमींदारी सिस्टम इम्पोज किया गया। नेक्स्ट है महलवारी। महलवारी जो है इम्पोज किया गया 30% लैंड पे। 30% लैंड पे जो है महलवारी सिस्टम इम्पोज किया गया और इसको इम्पोज किया गया था किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, जो कि 1822 में आया था। हॉल्ट मैकेंजी इसने इम्पोज किया था 1822 में। हॉल्ट मैकेंजी जो है इम्पोज किया था 1822 में क्या? महलवारी सिस्टम। एरिया जो है जिस पर महलवारी सिस्टम लागू हुआ तो यूपी, सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब के एरिया पर जो है महलवारी सिस्टम लागू हुआ। नेक्स्ट है रोटवारी। रोटवारी सिस्टम जो है इम्पोज किया गया 51% लैंड पे। 51% लैंड पे जो है रोटवारी सिस्टम इम्पोज किया गया और इम्पोज किया गया था किसके द्वारा? कैप्टन मुनरो और रीड के द्वारा। कैप्टन मुनरो और रीड के द्वारा जो है रोटवारी सिस्टम लागू किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि रोटवारी सिस्टम जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कैप्टन मुनरो और रीड के द्वारा जो है लागू किया गया था। और किस एरिया पर जो है रोटवारी सेटलमेंट लागू हुआ? मद्रास, बॉम्बे, सिंध और असम। मद्रास, बॉम्बे, सिंध और असम। ये स्टेट का नाम दे देता है और पूछ लेता है इनमें से कौन नहीं है। तो ये नाम जो है याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। मद्रास, बॉम्बे, सिंध और असम में जो है कौन सा टैक्स लागू किया गया? रोटवारी सिस्टम लागू किया गया। नेक्स्ट लास्ट है सोशियो रिलीजियस पॉलिसी। सोशियो रिलीजियस पॉलिसी जो है इनमें देखेंगे हम लोग फेज लॉ क्या क्या आए, रिफॉर्म और मूवमेंट जो है इसमें क्या क्या आए। तो पहले देखते हैं फेज। 1757 से लेकर 1813 तक, 1757 से लेकर 1830 तक जो है का फेज में क्या है कि नॉन इंटरफेरेंस, स्टॉप मास एजिटेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, नो एक्टिव पॉलिसी। ये सब चीज़ जो है पहले फेज में था। कोई इंटरफेरेंस ये लोग जो है नहीं किए, कोई भी इंटरफेरेंस जो है ये लोग नहीं किए। मास एजिटेशन जो है इनके टाइम में आक्रोश जो है नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड का ये स्टार्ट हो गया था पहले फेज में। कोई भी एक्टिव पॉलिसी जो है यहाँ पर नहीं थी। 1813 से लेकर 1858 तक जो है एडॉप्टेड एक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो है ये लोग क्या करने लगे? इंटरफेरेंस करने लगे। 1813 से 58 के में जो है क्या किए? एक्टिव इंटरफेरेंस जो है चालू कर दिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड में कंप्लीट हो गया था तो इसके बाद ये लोग क्या करने लगे थे? इंटरफेरेंस करने लगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था जिसके चलते यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी मीन्स उपयोगितावादी विचारधारा जो है यहाँ पर आई, जिसमें कि बेंथन और मिल जो है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल के बारे में जो है बात की। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल के बारे में कौन बात की है? बेंथन और मिल ने जो है बात किया। और इसमें यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी के बेसिस पर जो है क्या था? 1813 से लेकर 1858 का फेज था जिसमें कि एक्टिव इंटरफेरेंस था। 1858 से 1885 तक, 1858 से 1885 तक का फेज जो है अप्रोच किया। ड्यू टू रिवोल्ट ऑफ 1857 दे बिकम पैसिव। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है ये क्या हो गए थे? पैसिव अप्रोच रखने लगे थे। 1885 में के बाद जो है ऑनवर्ड इंटरफेरेंस, इसके बाद भी जो है इंटरफेरेंस जारी रहा। ड्यू टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट होने के कारण जो है इंटरफेरेंस 1885 के बाद और 85 से जो है चालू रहा। नेक्स्ट है इसमें लॉज। लॉ क्या क्या लाए गए? तो रेगुलेशन नंबर 17 ऑफ 1829, 1829 का जो है 17वां रेगुलेशन जो कि क्या किया? एबॉलिश किया सती सिस्टम को। एबॉलिश किया किस चीज़ को? सती सिस्टम को। और राजा राम मोहन रॉय जो है इस चीज़ को एबॉलिश करवाए थे। सती सिस्टम को जो है एबॉलिश करवाने का काम सबसे ज़्यादा किसका रहा? राजा राम मोहन रॉय का था। इन्होंने विलियम बेंटिक से बात करके जो है
सती सिस्टम को जो है एबॉलिश करवाया। ये रिफॉर्म जो है 17 रेगुलेशन नंबर 17 जो है 1829 का लाया गया था, जिसके चलते जो है एबॉलिश किया गया सती सिस्टम को। एक्ट ऑफ 1833 जो कि एबॉलिश किया किस चीज़ को, स्लेवरी को, अंडर रेगुलेशन ऑफ 5 ऑफ 1843, रेगुलेशन 5 जो है 1843 का, उसके तहत एबॉलिश किया गया किस चीज़ को, स्लेवरी को। तो एक्ट ऑफ 1833 क्या किया, एबॉलिश किया स्लेवरी को। और ये किस रेगुलेशन में है, रेगुलेशन 5 में है 1843 का। रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट और लेक्स लॉकी एक्ट जो है लाया गया। रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट और लेक्स लॉकी एक्ट कब आया, 1850 में आया, जिसमें कि सन कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बाय रिलीजियस चेंज। ये क्रिश्चियन में मेंशन है, लेकिन इम्पोज ओनली ऑन हिंदूज। रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट क्या बताता है कि सन जो है, ठीक है, उसको डिप्राइव किया जा सकता है उसके हेरिडिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है, हेरिडिटी प्रॉपर्टी से जो उसको डिप्राइव किया जा सकता है जब वो क्या हो, क्रिश्चियन हो, तो उसमें डिप्राइव हो सकता है। ये जो है किसके ऊपर लागू किया गया, हिंदू के ऊपर। रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट जो है, जिसको कि लेक्सिको एक्ट 1850 में लाया गया था, ये इसमें सन को जो है डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सन को जो है डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। अगर वो रिलीजियस चेंज कर लेता है, क्रिश्चियन में चला जाता है, चाहे क्रिश्चियन हो, तो उसको जो है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी से जो है डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। और ये जो है सिर्फ हिंदू के ऊपर ही लागू किया गया था, क्योंकि हिंदू जो है क्रिश्चियन में अगर चेंज हो गए हैं तो उनके हेरिडिटरी जो प्रॉपर्टी है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अगर वो क्रिश्चियन में चेंज हुए तो। रेगुलेशन नंबर 15 जो है 1856 का, वो क्या करता है, लीगलाइज करता है विडो रीमैरिज को। रेगुलेशन नंबर 15 1856 का जो है किस चीज़ को लीगलाइज करता है, विडो रीमैरिज को। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का, जिसमें कि सिविल मैरिज एक्ट 1872 का जो है आता है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 और सिविल मैरिज एक्ट 1872 के नाम से जो है इसको जाना जाता है, जो कि बैन किया किस चीज़ को, पॉलीगैमी मैरिज को जो है बैन किया। मैरिज एज को जो है इसमें क्या किया गया, फिक्स किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत 1872 में जो है मैरिज एक्ट जो है एज जो है क्या किया गया, फिक्स किया गया। बॉयज़ के लिए जो है 18 साल और गर्ल्स के लिए जो है 14 ईयर जो है रखा गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का, जिसमें कि मैरिज एज जो है डिक्रीज कर दिया गया गर्ल्स का, कितना साल, 12 साल लेकर आया गया। 14 साल से जो है 12 साल लड़कियों का जो है एज ऑफ कंसेंट रखा गया मैरिज एक्ट के लिए, ठीक है, और बॉयज़ को जो है 18 ईयर था एज ऑफ कंसेंट। नेक्स्ट आता है शारदा एक्ट 1829 से 30 का। 1829 से 30 का जो है शारदा एक्ट आता है, जिसका में वॉइस रॉय कौन था, इरविन था, जिसमें वॉइस रॉय कौन था, इरविन था। मैरिज एज जो है बताया गया कि बॉयज़ के लिए 18 ईयर होगा और गर्ल्स के लिए जो है 14 ईयर होगा। बॉयज़ के लिए 18 ईयर और गर्ल्स के लिए कितना, 14 ईयर जो है फिक्स किया गया शारदा एक्ट के तहत। नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम में जो है हम लोग डिवाइड करके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे। हिंदू में कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा रिजिड था, जिसमें कि कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट और लोअर कास्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अपर कास्ट में जो है ब्राह्मण्स आए और लोअर कास्ट में जो है शूद्र जो है आए। ब्राह्मण्स जो है ये रिचुअल सुप्रीम माना गया इनको, ठीक है, रिचुअल सुप्रीम अपने आप को माने, इन बॉर्न जो है प्योर अपने आप को माने, पैदा हुए, ठीक है, कैसे है ये, प्योर बॉर्न है, प्योरेस्ट अमंग ऑल, सब में जो है प्योरेस्ट कौन है, ब्राह्मण जो है। शूद्र के बारे में बताता है कि अनटचेबल्स थे, इनबॉर्न प्योर थे, जन्मजात ही जो है इम्प्योर थे, और मोस्ट पोल्यूटेड अमंग ऑल, सबसे पोल्यूटेड कौन था, शूद्र थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। डिवीजन जो है हिंदू में किस चीज़ के ऊपर डिवीजन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पे जो है क्या किया गया, हिंदू में डिवीजन किया गया। वहीं जो है हम लोग अगर देखते हैं मुस्लिम में, तो मुस्लिम में जो है, मुस्लिम में भी जो है सोशियो रिलीजियस डिफरेंस था, जिसमें कि अजलाफ और अशराफ दो जो है कास्ट मुस्लिम में बनाए गए। अजलाफ और अशराफ दो जो है कास्ट किस में बनाए गए, मुस्लिम में बनाए गए। अशराफ जो थे अपर कास्ट माने जाते थे और अजलाफ जो है लोअर कास्ट माने जाते थे।
लेकिन इनमें जो है सोशल इंटरेक्शन नहीं था। अशराफ और अजलाफ के दोनों के बीच में जो है सोशल इंटरेक्शन नहीं था, दोनों के बीच में जो है मैरिज नहीं होता था। अशराफ और अजलाफ में जो है मैरिज कभी नहीं होता था, सोशल इंटरेक्शन दोनों के बीच में नहीं होता था। अशराफ में जो है शेख, सैयद, पठान, मुगल्स ये सब आते थे। जो टाइटल ये सब यूज कर रहे हैं वो सब जो है किस में आते थे, अशराफ में आते थे। और ये मेंटेन करते थे प्योरिटी ऑफ ब्लड को, मेंटेन करते थे किस चीज़ को, प्योरिटी ऑफ ब्लड को। प्रिजर्वेशन ऑफ जीन पूल, ये क्या किए, जीन पूल का जो प्रिजर्वेशन किए, ये लोग जो है जीन पूल को जो है प्रिजर्वे किए। वही जो है अजलाफ जो है, जो जितने भी मुस्लिम इनको छोड़ के शेख, सैयद, पठान और मुगल्स को छोड़ के जितने भी मुस्लिम है वो किस में आ गए, अजलाफ में आए। रेस्ट मुस्लिम जो है किस में आए, अजलाफ में आए। इसमें जो है डिवीजन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ एंड क्लेन। इसमें जो है किसके ऊपर बेस्ड था, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ एंड क्लेन। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच में चाइल्ड मैरिज होता था हिंदू में, तो चाइल्ड मैरिज जो है हिंदू में होता था। मुस्लिम में जो है डबल चाइल्ड मैरिज होता था। हिंदू से सबसे ज़्यादा जो है चाइल्ड मैरिज किस में देखा गया, मुस्लिम से में देखा गया। पॉलीगैमी जो है हिंदू में होता था और मुस्लिम में जो है डबल पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी तो सबसे ज़्यादा कौन करते थे, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम करते थे। पर्दा सिस्टम जो है हिंदू में था, हाँ था, और पर्दा सिस्टम जो है मुस्लिम में डबल था, दोगुने तौर पे जो है पर्दा सिस्टम यूज करते थे। सती सिस्टम जो है हिंदू में था, ठीक है, लेकिन सती सिस्टम जो है मुस्लिम में अगर पूछ दे तो सती सिस्टम जो है मुस्लिम नहीं करते थे। विडो रीमैरिज जो है हिंदू में नहीं था, लेकिन वही जो है अगर सती नहीं चल रहा है तो विडो रीमैरिज जो है मुस्लिम में था, बट नॉट अलाउड इन अशराफ। लेकिन अशराफ जो लोअर वाला था उसमें जो है, जो अपर वाला है अशराफ, उसमें जो है अलाउ नहीं था विडो रीमैरिज। अनटचेबिलिटी जो है इसमें थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है हिंदू में थी, लेकिन वहीं मुस्लिम में जो है अनटचेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन अशराफ और अजलाफ में जो है इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन अनटचेबिलिटी वो लोग नहीं मानते थे, बस इंटरेक्शन दोनों के बीच में नहीं था। नेक्स्ट कुछ रिफॉर्म, सुधार जो है आए, उनके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। रिफॉर्म्स में क्या है कि दे हैड टू इरिडिकेट सोशल इविल्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी से जो है सोशल इविल जो भी है उसको जो है क्या कर देना है, इरिडिकेट करना है। और दे वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फाइट अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल हेजोमनी ऑफ ब्रिटिश। जो आइडियोलॉजिकल हेजोमनी है ब्रिटिश का, उसको भी जो है क्या करना है, उसके खिलाफ जो है फाइट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जिसमें का जो है हम लोग कारण देखेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का। तो सोशियो रिलीजियस का कारण क्या था, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडियाज़। वेस्टर्न एजुकेशन और आइडिया जो है आया, जिसके चलते सोशियो रिलीजियस जो है रिफॉर्म्स आए, जिसमें कि वेस्टर्न एजुकेशन और आइडियाज में क्या क्या था। तो वेस्टर्न एजुकेशन में साइंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, नेशनलिज्म ये सब जो है आया। कॉलोनियल पॉलिसी जो है आया, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशियो रिलीजियस पॉलिसी जो है कॉलोनियल पॉलिसी के अंतर्गत आई। कुछ मॉडर्न स्टेप्स लिए गए, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रेलवेज, प्रेस, ये सब जो है लाए गए। राइजिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास इन इंडिया, इंडिया में जो है इंटेलेक्चुअल क्लास का उद्भव होना, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, ये सब जो है इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग जो है क्या हुए, उभर के आए। इश्यू क्या था इसमें, तो मुद्दा जो है रिलीजियस और सोशल दो है। इशू क्या है, रिलीजियस है एक, और दूसरा जो है सोशल है। रिलीजियस में क्या है कि आइडल वर्शिप होता था, पॉलीथीज्म होता था, बहुत देववाद होता था, रिचुअल्स होते थे, रिलीजियस सुपरस्टिशंस होता था, रिलीजियस सुपरस्टिशन होता था, सुप्रीमेसी जो है प्रीस्ट का होता था। ठीक है, लेकिन सोशल में क्या है, पुअर पोजीशन जो है वुमेन्स का था। इसमें सोशल रिलीजियस में जो है पुअर पोजीशन किसका था, वुमेन का था। वर्ण सिस्टम जो है सोशल में था, कास्ट सिस्टम जो है वहाँ पे फॉलो किया जाता था, और अनटचेबिलिटी जो है सोशल में जो है फॉलो किया जाता था। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है पर्सनैलिटीज़ कौन कौन लेकर आए उनके बारे में देखते हैं। जैसे पहले राजा राम मोहन रॉय 1772 से लेकर 1833 तक जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट कौन चलाए, राजा राम मोहन रॉय। इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है किसको बोला गया है, राजा राम मोहन रॉय को। पहला मॉडर्न मैन इंडिया का इन्हीं को बोला गया, और फर्स्ट मॉडर्न हिंदू ऑफ इंडिया राजा राम मोहन राय को। ये तीनों नाम से जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता था। इनका जन्म जो है 1772 में हुआ था वेस्ट बंगाल के राधानगर में। वेस्ट बंगाल के राधानगर में जो है
1772 में राजा राम का जो है जन्म हुआ था। 1797 में इन्होंने ज्वाइन किया था ऑन द पोस्ट ऑफ दीवान इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है दीवान के पोस्ट पे 1797 में जो है ये ज्वाइन किए थे और ये वर्क किए वहाँ पर। एंड ही वर्क अंडर थॉमस वुड फोर्ड एंड लेटर दिग्बे। इन्होंने जो है दीवान के तौर पे जो है काम किया थॉमस वुड फोर्ड के साथ और बाद में जो है दिग्बे के साथ जो है काम किया। इनको जो है राजा का उपाधि जो है किसने दिया था? अकबर टू ने। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि राजा का उपाधि जो है अकबर टू ने किसको दिया? तो राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि किसने दिया? तो अकबर टू ने। अकबर टू जो है इनको राजा का उपाधि देकर जो है इनको लंदन भेजा था अम्बेसडर के तौर पे। ही वेंट बनारस टू लर्न संस्कृत। राजा राम मोहन रॉय जो है बनारस गए और क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर जाकर वो संस्कृत सीखना चाहते थे। फिर पटना गए ताकि वहाँ पर जो है अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को सीख सके। अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को सीखने के लिए वो कहाँ गए? पटना गए। ही वॉज पॉलीग्लोट नोन मेनी लैंग्वेज। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है कि ये राजा राम मोहन रॉय जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान रखते थे, जैसे कि इंग्लिश, अरेबिक, ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत, फ्रेंच, हिब्रू। हिब्रू क्या है? तो वेद जिसमें लिखा गया है जिस लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हिब्रू। तीन सभी लैंग्वेज का जो है उनको नॉलेज था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेद जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है। इनको का जो है राजा राम मोहन रॉय का जो है 2 किताब था। तोहफत उल मुहिद्दीन। तोहफत उल मुहिद्दीन जो है था किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। और दूसरी किताब जो है द परसेप्ट्स ऑफ जीसस। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश में। और तोहफत उल मुहिद्दीन जो है किस लैंग्वेज था? पर्शियन लैंग्वेज। ये दोनों किताब जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया। इन्होंने पब्लिश किया न्यूज़पेपर जिसमें था से कौन था? सम्वत कौमुदी। सम्वत कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में। सम्वत कौमुदी जो है न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में था? बंगाली में। मिरात उल अखबार जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था। मिरात उल अखबार जो है किस लैंग्वेज में था? पर्शियन लैंग्वेज में। ब्राह्मणिकल मैगजीन ये इंग्लिश में था। ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये सब जो है न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे कौन? राजा राम मोहन राय। सम्वत कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये सब जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है न्यूज़पेपर इशू किया गया। 1815 में जो है इन्होंने फाउंड किया था अमित्य सभा। तो अमित्य सभा का जो है फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्स और ऑब्जेक्टिव प्रोपोगेशन ऑफ मोनोथिसिज्म। मोनोथिसिज्म एक गॉड में बिलीव करने का जो है इस चीज़ को जो है कौन प्रोपोगेट किया? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और इन्होंने फाउंड किया था अमित्य सभा। द्वारकानाथ ठाकुर जो है इसके मेंबर थे। द्वारकानाथ ठाकुर जो है क्या थे? अमित्य सभा के मेंबर थे। अमित्य सभा के मेंबर कौन थे? द्वारकानाथ ठाकुर। 1817 में जो है फाउंड किया गया था हिंदू कॉलेज। कहाँ पर? कोलकाता में। 1817 में जो है फाउंड किया गया था हिंदू कॉलेज। कहाँ पर? कोलकाता में। किसके हेल्प से? डेविड हारे के हेल्प से जो है 1817 में फाउंड किया गया था हिंदू कॉलेज को कलकत्ता में। 1825 में जो है फाउंड किया गया था वेदांत कॉलेज को कलकत्ता में ही। वेदांत कॉलेज जो है कहाँ पे फाउंड किया गया था? 1825 में कोलकाता में, जिसमें टीचिंग क्या था? इंडियन और वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंस को जो है पढ़ाया जाता था। 1828 में जो है फाउंड किया गया था ब्रह्मो समाज। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो 1828 में ब्रह्मो समाज का फाउंड किया गया था। और ब्रह्मो समाज को जो है ब्रह्मो सभा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मो समाज का मतलब वन गॉड सोसाइटी। ब्रह्मो समाज का मतलब क्या होता है? वन गॉड सोसाइटी। तो ये जो है वन गॉड सोसाइटी को माने। ठीक है, वन गॉड सोसाइटी ब्रह्मो समाज का मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मो समाज वन गॉड सोसाइटी को मानता था। आइडल वर्शिप जो है ब्रह्मो समाज नहीं माना। आइडल वर्शिप जो है राजा राम मोहन नहीं माने और जो ब्रह्मो समाज है वो नहीं माना। रिचुअल्स जो है कर्मकांड जो होता था उस चीज़ में जो है ये बिलीव नहीं करता था ब्रह्मो समाज। पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलीजियस रिफॉर्म लाया था। ठीक है, ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो कि क्या लाया था? रिलीजियस रिफॉर्म। कौन था? ब्रह्मो समाज। ठीक है,
ही सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया। मेन कंट्रीब्यूशन जो है राजा राम का कि एबोलिशमेंट ऑफ सती सिस्टम इन 1829, 1829 में जो है एबॉलिश करवाना सती सिस्टम को, ये मेन कंट्रीब्यूशन था किसका, राजा राम मोहन रॉय का। और इन्होंने इम्पोज किया पॉलीगैमी और ज्यूरी एक्ट 1827 का, ज्यूरी एक्ट 1827 और पॉलीगैमी इन दोनों को जो है अपोज किया गया किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, अपोज किए किसका, पॉलीगैमी और ज्यूरी एक्ट 1827 का। ही डिफीटेड सुब्रमण्यम शास्त्री इन द डिबेट ऑफ आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप पे जो है किसको हराए थे राजा राम मोहन राय, सुब्रमण्यम शास्त्री को जो है आइडल वर्शिप पे जो है डिफीट किए थे, हराए थे। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन रॉय के बाद, ठीक है, ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय वो जो है किसको गया, द्वारकानाथ टैगोर को। राजा राम मोहन रॉय के बाद जो है किसको जाता है, द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के बाद जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के पास जो है जाता है ब्रह्मो समाज। और 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा, जिसका मतलब होता है सर्च ऑफ ट्रूथ, तत्वबोधिनी सभा जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। केशव चंद्र सेन जो कि इंडियन मिरर न्यूज़पेपर जो है चलाए थे, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो है इंडियन मिरर चलाए थे न्यूज़पेपर। ठीक है, और शुभ समाचार ये सब जो है इनके द्वारा चलाया गया। 1870 में जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया गया, 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है इस्टेब्लिश किया गया। ब्रह्मो समाज के द्वारा जो है पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर बाय द साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज जो है, ब्रह्मो समाज जो है उसने न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया उसमें से तत्व कौमुदी था, ब्रह्म जनमत था, ब्रह्म जनमत, तत्व कौमुदी, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, न्याय भारत, मॉडर्न रिव्यू, ये सब जो है न्यूज़पेपर था किसका, साधारण ब्रह्मो समाज का। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है फाउंड किया गया था मुंबई में, और इसके फाउंडर कौन थे, एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, एमजी रानाडे, और इसको फाउंड किया गया था कहाँ पर, मुंबई में। और सब फाउंडर थे जैसे कि आत्माराम पांडुरंग, एनजी चंद्रशेखर और रामकृष्ण भंडारकर, ये सब जो है क्या थे, फाउंडर थे किसके, प्रार्थना समाज के। दिस समाज इज इन्फ्लुएंस बाय ब्रह्म समाज ऑफ केशव चंद्र सेन, ये समाज जो है इन्फ्लुएंस हुआ किससे, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से। ऑब्जेक्टिव क्या था, सपोर्ट करना विडो रीमैरिज को। प्रार्थना समाज जो है सपोर्ट किया किसको, विडो रीमैरिज को, और वुमेन एजुकेशन को जो है सपोर्ट किया प्रार्थना समाज। नॉट सपोर्ट, किस चीज़ को सपोर्ट नहीं मिला प्रार्थना समाज के द्वारा, कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को, सती प्रथा को, इन सब को जो है नहीं मिला। ड्यू टू प्रार्थना समाज मेनी न्यू सभा और समाज वेयर फाउंडेड, प्रार्थना समाज जो है उसके कारण बहुत सारे सभा और समाज जो है इस्टेब्लिश और फाउंड किया गया, जैसे कि डिप्रेस क्लास मिशन, सोशल सर्विस लीग, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, ये सब फाउंड किया गया प्रार्थना समाज के बाद। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है बाद में पूना फर्गूसन कॉलेज जो है यहाँ पर आया, पूना फर्गूसन कॉलेज के नाम से जाना गया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को। नेक्स्ट है एमजी रानाडे। एमजी रानाडे जो कि गुरु थे किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, एमजी रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है किसके गुरु थे, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के जो है गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सोक्रेट्स जो है महाभारत का, ठीक है, एमजी रानाडे को कहा गया है। सोक्रेट्स जो है महाराष्ट्र का किसको कहा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र किसको बोला गया है, एमजी रानाडे को। वेद समाज जो कि इन्फ्लुएंस हुआ किससे, केशव चंद्र सेन से। वेद समाज इन्फ्लुएंस बाय केशव चंद्र सेन। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया है 1864 से, ठीक है, मद्रास में 1864 में जो है मद्रास में जो है वेद समाज फाउंड किया गया। और इसके फाउंडर जो है श्रीधरालू नायडू थे। श्रीधरलू नायडू जो है फाउंडर थे वेद समाज के। ऑल्सो नोन एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, वेद समाज को जो है ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज, जिसको फाउंड किया गया था 1875 में बॉम्बे में जो है आर्य समाज को फाउंड किया गया था। कब, 1875 में। इन 1877 शिफ्टेड टू लाहौर, आर्य समाज जो है बॉम्बे से शिफ्ट करके कहाँ लेकर चला गया था,
लाहौर में 1877 में। और इसका फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके फाउंडर थे। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओरिजिनल नाम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था, जो कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्य समाज के कौन थे फाउंडर? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उनका ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर था। इनका जन्म जो है 1824 में गुजरात के मौरवी में हुआ था और इनका डेथ जो है 1883 में अजमेर में हुआ था। गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के जो है गुरु कौन थे? पूर्णानंद और विरजानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु पूछ ले कौन थे? तो पूर्णानंद और विरजानंद थे। स्वामी दयानंद जो है ऑल्सो नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। स्वामी दयानंद को जो है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया के नाम से जो है इनको जाना जाता था। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव था कि वैदिक रिलीजन जो है इस्टेब्लिश किया जाए। ऑब्जेक्टिव था क्या? वैदिक रिलीजन को इस्टेब्लिश करना। और मोटो क्या था इनका आर्य समाज का? गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ये दोनों जो है क्या थे? मोटो थे आर्य समाज के। अनटचेबिलिटी को जो है ये लोग नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते थे, आइडल वर्शिप को जो है ये लोग नहीं माने, पुराण जो है उसको भी नहीं माने। जो वर्ण सिस्टम था सिर्फ उस पर जो है आर्य समाज उसको मानते थे। स्वराज जो वर्ड है ये पहली बार जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है बोला गया था। स्वराज जो है पहली बार किसके द्वारा बोला गया था, यूज किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज दूसरी बार जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पहली बार यूज किया गया था फ्रॉम द स्टेज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के स्टेज से जो है पहली बार स्वराज वर्ड किसने यूज किया था? दादा भाई नौरोजी जो है यूज किए थे पहली बार स्वराज कांग्रेस के स्टेज से 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और स्वराज जो है फेमस किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज जो है फेमस किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वराज वर्ड को जो है फेमस किए। उनका स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो जिसके चलते ये जो है स्वराज वर्ड फेमस हुआ। बुक्स ऑफ स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद की कुछ किताबें जैसे सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी किताब थी। वेद भाष्य भूमिका ये भी जो है दयानंद की किताब थी। और वेद भाष्य ये तीनों किताब जो किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है ये तीनों किताब थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद जो है इसके ऑथर थे। भाष्य भूमिका और वेद भाष्य ये जो है तीनों किताब के राइटर स्वामी दयानंद थे। इन्होंने स्टार्ट किया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था? प्यूरिफाई करना। ठीक है, जो नॉन आर्यन है उनको आर्यन बनाना और प्यूरिफाई करना, ये शुद्धि आंदोलन जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1892 से 93 में जो है आर्य समाज जो है डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। आर्य समाज जो है दो हिस्सों में 1892 और 93 के टाइम में जो है डिवाइड हुआ था। पहले को जो है ऑक्सीडेंटलिस्ट बोला गया और दूसरे को जो है ओरिएंटलिस्ट बोला गया। आर्य समाज जो है दो पार्ट में बटा, जिसको कि ऑक्सीडेंटलिस्ट और दूसरे को ओरिएंटलिस्ट बोला गया। ऑक्सीडेंटलिस्ट जो थे एंग्लिस्ट थे, मीन्स कि जो फॉरेन लैंग्वेज को जो है सपोर्ट करे उनको बोला गया ऑक्सीडेंटलिस्ट। जो फॉरेन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे उनको क्या बोला गया? ऑक्सीडेंटलिस्ट जो है बोला गया। जिसमें कि हंसराज जो है फॉरेन लैंग्वेज को सपोर्ट किए, लाला लाजपत राय जो है फॉरेन लैंग्वेज को सपोर्ट किए, और ये सब क्या थे? ऑक्सीडेंटलिस्ट थे। वही ओरिएंटलिस्ट क्या था? ये आइडियोलॉजी था जो कि सपोर्ट करता था इंडियन लैंग्वेज को। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है सपोर्ट करता था किसको? इंडियन लैंग्वेज को एजुकेशन सिस्टम में जो है यूज किया जाए। जिसके कि सपोर्टर कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे और लेखराम मुंशीराम थे। लेखराम मुंशीराम और स्वामी दयानंद सरस्वती ये दोनों जो है ओरिएंटलिस्ट थे। ऑक्सीडेंटलिस्ट जो है उसमें लाला लाजपत राय जो है फाउंड किए थे एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसका नाम था डीएवी, जो कि लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था। एंग्लो वैदिक स्कूल जिसका नाम क्या था? डीएवी, जो कि लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था। और ओरिएंटलिस्ट में जो है ये लोग फाउंड किए थे गुरुकुल, कहाँ पर? हरिद्वार में। तो ओरिएंटलिस्ट जो है जो कि इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट किए, जिसके चलते ये लोग गुरुकुल जो है फाउंड किए। और जो
ऑक्सीडेंटलिस्ट है वो जो है डीएवी स्कूल जो है फॉर्म किए, एंग्लो वैदिक स्कूल फॉर्म किए जिसका नाम डीएवी था। कहाँ पर पहली बार डीएवी स्टेब्लिश किया गया? लाहौर में। नेक्स्ट है पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई जो है ये फाउंडर थी किसकी? आर्य महिला समाज की, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज जो है महाराष्ट्र में, उसकी फाउंडर कौन थी? पंडित रामाबाई। इनको जो है ऑल्सो नोन एज शारदा सदन विडो, जो आर्य महिला समाज था उसको जो है शारदा सदन विडो के नाम से भी जाना जाता था। मुक्ति सदन जो है हेल्पलेस वुमेन के लिए था, और कृपा सदन जो है प्रोस्टिट्यूट वर्कर्स के लिए था। तो पंडित रामाबाई जो है उन्होंने फाउंडेशन किया इन तीनों चीज़ का, आर्य महिला समाज महाराष्ट्र में, मुक्ति सदन जो है हेल्पलेस वुमेन के लिए, और कृपा सदन जो है प्रोस्टिट्यूट वर्कर के लिए, ये सब जो है स्टार्ट किया गया। हरविलास शारदा एक्ट जो है 1930 में, ठीक है, हरविलास के नाम पे हुआ था, आया था हरविलास शारदा एक्ट 1930, नेम ऑन हर नेम, उन्हीं के नाम पे जो है हरविलास शारदा रखा गया। मैरिज एज जो है इसमें बॉयज़ का 18 ईयर था और गर्ल्स का जो है 14 ईयर था। तो हरविलास शारदा में पूछ ले कि एज ऑफ कंसेंट कितना था? बॉयज़ का 18 और गर्ल्स का 14 था। इन्होंने स्टार्ट किया था गौरक्षक आंदोलन। गौरक्षक आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? हरविलास शारदा के द्वारा। और ये फाउंड किए थे गोराक्षिणी सभा, गोराक्षिणी सभा जिसका मतलब होता है एस.डी. सरस्वती के द्वारा, ठीक है, फाउंड किया गया था एस.डी. सरस्वती के द्वारा गोराक्षिणी सभा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गो हत्या विरोधी समिति, गो हत्या विरोधी समिति जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा फाउंड किया गया। गोरक्षा संघ जो है गांधी जी के द्वारा फाउंड किया गया। कुछ हिस्ट्री जो है आर्य समाज का किसने लिखा है? तो हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज जो है लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय जो है हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लिखे। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के जो है गुरु थे उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और ओरिजिनल नेम जो है गौधार चट्टोपाध्याय, ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था? गौधार चट्टोपाध्याय था। तो गुरु जो है कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। चाइल्डहुड नेम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जो है चाइल्ड नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। बिलीव इन आइडल वर्शिप। स्वामी विवेकानंद जो है किसमें? आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, ठीक है। और 1890 में जो है शिकागो यूएसए में जो है वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो है ये पार्टिसिपेट किए थे। और 1900 में सेकेंड वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस जो है पार्लियामेंट का पेरिस में हेल्ड हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है कॉल्ड हिम स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जो है इनको स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया जो है विवेकानंद को बोलते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू रेजिमेंट, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू नव जागरण, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? फाउंड किया था हिंदू नव जागरण का। और इन्होंने फाउंड किया था वेदांत संस्था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। वेदांत संस्था किसने फाउंड किया था? इन्होंने। कब? कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। इनके द्वारा लिखी गई किताब है प्रबुद्ध भारत, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। प्रबुद्ध भारत जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है। उद्बोधन जो कि बंगाली लैंग्वेज में, उद्बोधन जो कि बंगाली लैंग्वेज में है। मार्गरेट नोबल जो कि आयरिश लैंग्वेज में। एंड मार्गरेट नोबल जो है सी इज फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद। मार्गरेट नोबल जो है वो आयरिश एक वुमेन थी जो कि फॉलोअर थी किसकी? स्वामी विवेकानंद की। और लेटर जो है उनकी के ग्रुप में जो है वो क्या बनी? सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई, ठीक है। मार्गरेट नोबल जो है आयरिश वुमेन थी जो कि फॉलोअर बनी किसकी? स्वामी विवेकानंद की। और बाद में जो है उनका नाम सिस्टर निवेदिता के नाम से जो है फेमस हुआ। 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है आया और इसको फाउंड किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑब्जेक्टिव था प्रोपोगेशन करना आइडिया को बाई आर के परमहंस। आर के परमहंस से जो है प्रोपोगेशन करना। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।